नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसे हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। और याद रखिए, संपादकीय पार्ट आपको प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध करते हैं, वहाँ आप लोगों को काफ़ी मदद पहुँचाते हैं और एक सामान्य जानकारी भी मिल जाती है। और आप लोगों की लंबे समय से मुझसे शिकायतें भी थी और सुझाव भी थे कि हम संपादकीय पार्ट पर कम बात करते हैं, हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपकी दैनिक जागरण की क्लास 2 पार्ट में आएगी। सुबह के टाइम में आपका न्यूज जो रहती हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं, उनका डिस्कशन हम लोग विस्तार में देखा करेंगे। और शाम के 6 बजे आपका एडिटोरियल्स वाला जो पार्ट रहेगा, संपादकीय पार्ट रहेगा, उस पर बात हम लोग किया करेंगे, अलग ही क्लास रहा करेगी। और भी जो महत्वपूर्ण आपके न्यूज़पेपर हैं उनके जो एडिटोरियल्स रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और भी आपको आपको कोई सुझाव देना है, सवाल करना है, तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। महिला सशक्तिकरण को समर्पित ए सरकार, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जब आप लोग महिलाओं के बारे में लिखेंगे ना, महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखेंगे, तो यहाँ से कई पॉइंट आप लोगों को वहाँ के लिए मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है जिसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी नीतियां अपनाकर भारत की विकास गाथा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। पूर्व में आप देखेंगे कि लैंगिक समानता के मोर्चे पर निराशा की स्थिति थी, लेकिन आज उसकी जगह लोकतांत्रिक नीतियों और उनके सफल क्रियान्वयन ने ले ली है। अब आज शासन प्रशासन के ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका कार्यालय कठिनाई से अर्जित इस संप्रभुता का प्रतीक है और उनकी आदिवासी पहचान राष्ट्रपति के पद को और भी गौरवशाली बनाती है। अंतरिम बजट में उनकी अध्यक्षता एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह ऐतिहासिक क्षण 75वें गणतंत्र दिवस के साथ मेल खाता है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। 75 वर्षों के बाद भाजपा सरकार में महिलाओं को जल, थल, नभ और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते देखा जा रहा है। और 21वीं सदी महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए विचारणीय सुधारों का पड़ाव है। महिलाओं के जीवन में भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। जैसे आप देखिए, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 30.64 करोड़ मुद्रा लोन के वितरण और उज्ज्वला योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली 10.1 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। प्रजनन अधिकारों पर भी अब खुलकर चर्चा हो रही है। हालिया बजट घोषणाओं के अनुसार 36 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। यह सभी सामाजिक वर्गों की महिलाओं के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर आप लोग सरकार के प्रयास लिखेंगे ना, सरकार की तरफ से क्या क्या महिलाओं के लिए किया गया है, तो इन सब की बात आप कर सकते हैं। ये आप देखिए, मुद्रा लोन हो, इसमें उज्ज्वला योजना हो, इस तरह की जो भी महिलाओं के लिए योजना आई हुई है। यह दृष्टिकोण भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करके 3 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इन उद्यमियों को लखपति दीदी के रूप में जाना जाएगा और इन महिलाओं के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की आय अर्जित करने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए ड्रोन दीदी योजना से कृषि के तौर तरीके आधुनिक होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ऐसी पहल 2014 में मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने और प्रधान सेवक के तौर पर देश की सेवा पर जोर देने से हुई। महिलाओं के लिए विधायिका में 33% सीटें आरक्षित करना, ये भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। अनुच्छेद 370 को समाप्त करना क्रमशः महिलाओं का समान भागीदारी को बढ़ावा देने और संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने की ओर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिंग समावेशी निधि को शामिल करना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का दर्शाता है और यह निधि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए निरंतर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। 15वें वित्त आयोग ने भी अंतर सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण फार्मूले में लैंगिक पहलू को शामिल किया है, जिसमें भारत में लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार बना है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। अनुसंधान और नवाचार में 1 लाख करोड़ का निवेश दिखाता है कि आज का भारत तेजी से विकास की नई बुलंदियों पर स्वयं को स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सभी STEM साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्नातकों में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से अधिक आगे हैं। और भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण पर खर्च को
पिछले साल के मुकाबले 38.7% बढ़ा दिया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अनुसार 2024-25 में 43 मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों को 2023-24 की तुलना में आवंटन 38.6% अधिक बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा 5% से बढ़कर 6.5% हो गया है। यह प्रतिबद्धता केवल घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा जैसी नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया है। कोविड काल की विषम परिस्थितियों के दौरान जिस समय शीर्ष पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही और G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने और लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर आप देखें केंद्रित है। यह वैश्विक लैंगिक समानता के लिए भारत के समर्पण का प्रमाण है। विश्व आर्थिक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति इसे लैंगिक सशक्तिकरण के एक मजबूत समर्थक के रूप में प्रतिबिंबित करती है। नीति निर्माण में महिलाओं की परंपरागत रूप से सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने इस दिशा में व्यापक आर्थिक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि इसे शासन ढांचे में भी संबोधित किया गया है। मोदी जी ने, आप देखते हैं कि महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपकर इस दृष्टिकोण पर काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में आप देखिए सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक स्तर के निचले पायदान पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। आज महिला विधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र का विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास केवल जटिल योजनाओं तक सीमित न होकर राष्ट्र की प्रगति गाथा की नींव रखने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को सफल बनाना, महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाना दर्शाता है। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन में नारी शक्ति की उपस्थिति को अभूतपूर्व महत्व दिया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लैंगिक न्याय की ओर उठाए जा रहे कदम राष्ट्र को ऐसे युग की ओर ले जा रहे हैं जहां मात्र खोखले राजनीतिक प्रलोभन नहीं, बल्कि प्रभावकारी कार्यवाही के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। लेखिका केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य की मंत्री है, इनका नाम है स्मृति ईरानी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जब आप लोग निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा निबंध में आप लोग कमियां बताते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ ये किया जा सकता है, ये कमी है अभी। फिर आप लोग सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाते हैं ना, उनके बारे में आप लोग लिखते हैं ना, तो ये सब पॉइंट वहाँ आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अपनी तरफ से आप लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ कुछ और अच्छा किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा पर सोच बदलने की ज़रूरत है। ये मम्मी पापा सारी आई एम लूजर, मैं जेई नहीं कर पाई। अभी आपने देखा एक सुसाइड किया है ना छात्रा ने कोटा में, तो उसी पर आधारित एक आर्टिकल है और यही लास्ट ऑप्शन है। और इन पंक्तियों के साथ ना जाने कितनी पीड़ा लेकर पिछले दिनों एक बच्ची निहारिका ने अपना जीवन खत्म कर दिया है। वह कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। कोटा में बीते सप्ताह आत्महत्या की यह दूसरी घटना है और इससे पहले नीट की तैयारी कर रहे मोहम्मद जैद ने आत्महत्या कर ली थी। और ऐसा सिर्फ कोटा में ही नहीं हो रहा है, ऐसे हादसे पूरे भारत या कहीं विश्व में घटित हो रहे हैं और हम किन करत विमूढ़ बने ये सब घटित होते हुए देख रहे हैं। क्या इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है? या फिर आप देखिए हम घोर स्वार्थी हैं, इसे बच्चों की मानसिक कमजोरी मानकर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। घर के भीतर और बाहर कहे दर्द से भरी तमाम आंखें हमारी ओर देख रही हैं। हम अपनी आकांक्षाओं के आगे बच्चों की उस पीड़ा को अल्पकालिक समझ उन पर निरंतर दबाव बनाए जा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि अभिभावक और समाज बच्चों के जीवन की कीमत पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े दौड़ा रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह सामाजिक सांस्कृतिक विध्वंस की पराकाष्ठा है। विगत एक दशक में युवाओं की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले एक दशक में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या में 70% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी। वहीं अमेरिका में पिछले 2 दशकों में युवाओं में आत्महत्या की दर में 62% की बढ़ोतरी हुई है। अमूमन सभी देश युवा आत्महत्या के संदर्भ में एक ही पायदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एनल्स ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए गए और इसमें बरसों तक बच्चों के भीतर पनप रहे अवसाद, चिंता और आत्मघाती विचारों और व्यवहारों की तीव्रता के संबंध में गहन अध्ययन किया गया है।
लॉस एंजल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की मनोचिकित्सक प्रोफेसर जोसेलिन मेजा कहती हैं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर लक्षणों को कम करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन कारणों की अवहेलना कर रहे हैं जो कि प्रणालीगत है। हम वास्तव में सामाजिक संरचनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्महत्या, जिसे हम अमूमन व्यक्तिगत क्रिया मानकर विश्लेषित करते हैं, वह एक सामाजिक क्रिया है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने भी अपनी पुस्तक सुसाइड में इस विषय पर गहन शोध के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक तानाबाना तथा परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश करती हैं। और आजकल आप देखिए, बच्चे जब कुछ नहीं बोल पाते हैं और जब उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हम नहीं बोल पाएंगे, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप देखते हैं इस तरह का कदम उठा लेते हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता भी हूँ कि अपने बच्चों को बोलने दीजिए, उन्हें आप समझिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए। और मौत मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव, अंतिम एक तरह से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जगह नहीं हो रहा है सिलेक्शन, दूसरे क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो मरने जा रहे थे, पायलट की परीक्षा उनके पास नहीं हुई, अब देखिए देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर आगे बढ़ा करिएगा। अगर इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बच्चों के जीवन को करीब से देखा जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे तनाव और अवसाद में हैं। अवसाद कोई बाहरी तत्व नहीं है, यह आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसकी जड़ में घोर अकेलापन, लक्ष्यों के प्रति भ्रम और सामाजिक दबाव है। बच्चों के भीतर पल रहे अवसाद का केंद्र मूलतः उपलब्धि संस्कृति है, जो इतनी विषाक्त हो चुकी है कि वह बच्चों को एक मशीनी संरचना से अधिक कुछ नहीं समझती है। उपलब्धि वाली संस्कृति उन पर सर्वश्रेष्ठ होने का दबाव बनाती है या उन पर प्रतिस्पर्धी दौड़ में सम्मिलित तो होने के लिए दबाव बनाती है, जहां जीवन में आप देखिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण सफलता है। बच्चों के जीवन की प्रत्येक दिन की गणना जिस प्रकार से अभिभावक करते हैं, वहां बच्चों के लिए सांस लेने की भी जगह दिखाई नहीं देती है। सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने का दबाव बच्चों के संगी साथी सभी को अलग कर देता है। परिवार और आप देखिए समाज से प्राप्त इस संदेश को बच्चे आत्मसात कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों के अलावा उनका कोई मूल्य नहीं है। अभिभावक ही क्यों, संपूर्ण संस्कृति अलग अलग स्तरों पर एक दबाव समूह की तरह कार्य कर रही है। नेवर एनफ व्हेन अचीवमेंट कल्चर बिकम्स टॉक्सिक एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट ईट नामक पुस्तक में परिवार शिक्षकों की साथ साथ लगभग 6000 से अधिक माता पिता ने से साक्षात्कार के बाद उन तथ्यों को उजागर किया है और जिनसे परिचित होना जरूरी हो जाता है। पुस्तक की लेखिका जेनिफर वेहनी वालेस के अनुसार लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। उच्च प्रदर्शन का दबाव सिर्फ माता पिता का मसला नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव समाज का बनाया हुआ है। और सबसे दुखद यह है कि व्यवस्थाओं को कोसते हैं अभिभावक या भूल जाते हैं कि हर बच्चा स्वयं में विशेष है और उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। और यह भी विस्मृत करने योग्य नहीं है कि सफलताएं खुशी का मापदंड नहीं है। और अगर ऐसा होता तो सफल होने का एक तथाकथित मापदंड IIT अपने 33 विद्यार्थियों की पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या का साक्षी नहीं बनता। अगर धन वास्तव में संतुष्टि और सफलता का मापदंड होता तो कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में युवा आत्महत्या कर दर राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 4 गुना अधिक नहीं होती, जहां औसत घरेलू आय 2 लाख डॉलर है। अभी भी समय की आप देखेंगे कि समाज और अभिभावक अवलोकन करें। सर्वश्रेष्ठता की जो परिभाषा वे आत्मसात किए बैठे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी असफलता तो नहीं है। लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर है, इनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए अपनी अपनी हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, मैं कहता हूँ अपनी प्रतिभा होती है। जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रहा है उसमें जाने दीजिए, आप उन पर थोप नहीं दीजिए। और एक बात जान लीजिए, 12th तक आपका बच्चा अगर टॉपर बना हुआ है तो आगे भी टॉप करेगा। ये भी इस तरह का सोच भी गलत है, क्योंकि आप देखिए कंपटीशन का एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम 10th 12th का एग्ज़ाम अलग होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थोड़ा सोचा करिएगा। ये आप देखिए वाणी का सदुपयोग, शब्द मनुष्य के विचार और भावना के आदान प्रदान का प्रभावी वाहन है। लिखित शब्दों के प्रयोग में विचार या मंथन आवश्यक होता है। हालांकि आज के सुविधा उन्मुख और जल्दबाजी के दौर में जहां बोलने से कार्य सध जाए, लोगों में लिखित शब्दों के प्रयोग से बचने की प्रवृत्ति अधिक है। समझने के लिए बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। हमारे दो आंखें और कान इसलिए हैं कि हम अधिक देख सुनकर परिस्थितियों का आकलन बेहतर कर सकें। जिन्हा एक इसलिए है बोलें अधिक नहीं।
और आप देखते हैं कुछ परिस्थितियों में अपनी मंशा दूसरों तक पहुंचाने में मौन अधिक प्रभावशाली होता है। अधिक बोलेंगे तो अनावश्यक शब्द या अपशब्द फूट पड़ेंगे, मनमुटाव की आशंका भी रहेगी। तो कम बोला करिए, जितना ज़रूरत हुआ करें। शब्द में राहत देना और राहत करने की अपार क्षमता है। अल्पभाषी का व्यक्तित्व समरा संयत होता है और दुर्भाग्य है कि लोग जीवन में अधिक बोलने की प्रवृत्ति व्यापक अपराधी का रूप ले चुकी है। चलते फिरते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, वाहन में बैठे या वाहन चलाते, मोबाइल पर या वैसे भी या पूजा के दौरान भी बोलते रहने वाले बहुत बहुत तेरे दिखते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कहने से नहीं चूकता है। वहीं पूर्ण चुप्पी साध लेंगे तो अनेक कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे, हर्षोल्लास चिंताएं साझा नहीं होंगी, मन और चित्त अस्वस्थ हो सकते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं अधिक बोलने या बिल्कुल नहीं बोलने से है। दुनिया के आधे व्यक्तियों के पास कहने के को बहुत कुछ है, किंतु स्वभाव, लिहाज, भय या अन्य कारणों से भी मौनी बन गए हैं। शेष आधे वे भी हैं जो सदा कुछ भी निरर्थक बोलते रहते हैं। बोलने और नहीं बोलने में उचित संतुलन आवश्यक है। कहाँ, कब और क्या और कितना बोलना है और कहाँ बोलना ही नहीं है, यह समझ लेंगे तो जीवन संतुष्टिमय हो जाएगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, आवश्यक कदम। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की केंद्र सरकार की तैयारी समय की आवश्यकता है। आशा की जा रही है कि इस तरह का कोई कानून संसद के इसी सत्र में आ सकता है, क्योंकि बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। ऐसी कानून की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमते नजर नहीं दिख रहे हैं। हर राज्य में आप देखते हैं कि कहीं कोई एग्जाम होता है, उससे पहले ही मालूम चल जाता है कि बच्चे छूट नहीं पाते हैं, मालूम चलता है धांधली हो गई, फर्जीवाड़ा हो गया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली होना अथवा उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाना बहुत आम हो गया है। पिछले आप देखिए कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं या फिर उनमें धांधली के मामले सामने आए हैं। जब ऐसा होता है तो केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, बल्कि लाखों छात्रों के संसाधन एवं समय की बर्बादी भी होती। परीक्षा प्रणालियों के संदर्भ में जितना यह जरूरी है कि उनका संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ किया जाए, उतना ही यह भी है कि युवाओं को भरोसा दिलाने वाली हो कि उन्हें उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा, उनका भविष्य सुरक्षित है। और यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की है। लेकिन यह कहना कठिन है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों के दुस्साहस का दमन हो पा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के संगठित गिरोह तैयार हो चुके हैं। ये गिरोह रह रहकर परीक्षाओं को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे गिरोह अथवा धांधली करने वाले तत्व परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रणाली के अंदर और बाहर दोनों स्थानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तत्वों को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे ईमानदारी से परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए जो कानून लाने की तैयारी कर रही है उसका रूप स्वरूप क्या होगा, वह पर्याप्त प्रभावी सिद्ध हो सकेगा या नहीं। ऐसे में आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पर सही ढंग से अमल भी हो। अमल की यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठानी होगी। आज के तकनीकी युग में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि भर्ती परीक्षाओं का संचालन उनकी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए किया जाए। आने दीजिए, कानून लागू होने दीजिए, रिजल्ट ही बताएगा कि कितना प्रभावी है। रिश्तों की हत्या, तो उत्तर प्रदेश में 3.25 बीघा भूमि के लिए 3 लोगों की हत्या कर दी गई। लखनऊ के मलिहाबाद में हुई इन हत्याओं ने अनेक प्रश्न का विषय होता है। विवाद बंटवारे का था, मुकदमा निर्णीत हो चुका था और कुछ पक्षकारों ने, जिनमें बीच खून का रिश्ता था, इसे आयुक्त कार्यालय में अपील में डाला था। करीब 10 साल बाद नौबत पैमाइश की आई। लेखपाल बिना पुलिस की वो सूचना दिए नाप जोक को पहुंच गए। मौके पर विवाद हुआ और गुस्सा घर पर निकला, जहां एक पक्ष ने अपने ही भाई की पत्नी, बेटे और एक अन्य भाई की हत्या कर दी। देखिए रिश्तों की किस तरह से हत्या होने लगी। बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोग की वह कौन सी पराकाष्ठा है जहां भूमि के एक टुकड़े के लिए अपने ही अपनों का खून बहाने में संकोच नहीं करते हैं। एक जान की कीमत 1 बीघा जमीन भी नहीं है, वह भी तब जब परिवार के सभी लोग संपन्न हैं और कई सदस्य यूरोप के देश में रहते हैं। प्रश्न यह भी है कि तमाम सुरक्षात्मक विधियों की उपस्थिति में बाद में एक पीढ़ी अपनी विरासत अंगुली को
अपनी आंखों के सामने सौंपने में संकोच क्यों करने लगती है? रिश्तों के जिन पौधों को व्यक्ति उम्र भर सींचता है, छायादार होने के बाद उससे उनसे धूप आने के बजाय अंधकार गहराता क्यों प्रतीत होने लगता है? यह कड़वी सच्चाई है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग इस भय में जीने लगते हैं कि कहीं संपत्ति भावी पीढ़ी को सौंपने के बाद वह उन्हें अकेला ना छोड़ दें। दूसरा पक्ष यह भी कि भावी पीढ़ी घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के बजाय उनकी संपत्ति पर आंखें गड़ाने लगती है। यह प्रवृत्ति अपवाद रही है, लेकिन बिखरते परिवारों और पलायन के कारण अब सिद्धांत बनते जा रही है। और एक पक्ष प्रशासनिक खामियों का भी है, और इस दिशा में वर्तमान सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और इसमें आप देखिए घरौनी की व्यवस्था, वरासत दर्ज कराने के नियम आसान करना, संपत्ति को खून के रिश्तों में नामांतरण कर पर स्टाम्प ड्यूटी न्यून करना शामिल है। किंतु लोग की वासना प्रशासनिक सुधारों से नहीं बल्कि सामाजिक पारिवारिक संस्कारों की स्थापना से ही दूर होगी। अब संस्कारों की बात कहाँ होती है? हैं कहाँ संस्कार? सर्विकल कैंसर का बढ़ता खतरा, अभी आपने देखा है एक बड़ा ड्रामा चला ना, उसी पर यह आर्टिकल चर्चा में आ गया। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर पर अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर सनसनी फैला दी। पूनम पांडे का कृत्य निंदनीय है और निश्चित रूप से यह कैंसर पीड़ितों का अपमान है। सर्विकल कैंसर देश की महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है और इससे बचाव के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आप देखिए देश में 15 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं पर न केवल सर्विकल कैंसर का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि हर साल 77,000 महिलाओं भी इस बीमारी से मौत हो रही है। यानी हर दिन करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर के कारण अपनी जान गंवा रही हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया में महिलाओं में सर्विकल कैंसर के 6,04,000 मामले सामने आए थे, जिनमें आप देखिए 3,42,000 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में आप देखिए सर्विकल कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर का दूसरा सबसे प्रचलित रूप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सर्विकल कैंसर की इसी गंभीरता को देखते हुए अंतरिम बजट में इसके लिए टीकाकरण का कार्यक्रम का ऐलान किया है। उन्होंने देश में 9 से आप देखिए 14 वर्ष की बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन दी जाने की बात कही है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं की मौत के मामले में भारत पहले नंबर पर है। दुनिया में हर 5 में से एक सर्विकल कैंसर से ग्रस्त महिला भारतीय है। हमारे देश में आप देखिए सिर्फ 1% महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच हो पाती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कम से कम 70% महिलाओं की टेस्टिंग होनी चाहिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विकल कैंसर, महिलाओं के लिए दोनों ही बीमारियां जानलेवा साबित हो रही हैं। महिलाएं सामाजिक तौर पर इस बीमारी के बारे में बात करने में शर्म महसूस करती हैं। सरकार द्वारा भी पूर्व में इसे लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई, लेकिन अब उसने प्राथमिकता स्तर पर जागरूकता लाने के लिए एक कदम उठाने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों की माने तो सही समय पर जागरूकता और सही इलाज से महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। इस वक्त सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को नया जीवन कैसे मिल सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं को असुरक्षित यौन संबंधों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक से अधिक पार्टनर होने से सर्विकल कैंसर का खतरा बढ़ता है। और इसके अलावा सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ 1% महिलाओं की जांच होने से समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। ये आप देखते हैं कॉलम रहते हैं। ये आत्मविश्वास से भरा अंतरिम बजट, आत्मविश्वास से भरी मोदी सरकार शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने वर्तमान सरकार के अंतरिम बजट को ठोस और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताया। जैसा कि अनुमान था कि इस बजट को मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करेगी, लेकिन सारे अनुमान और विशेषज्ञों की राय पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। इसका कारण मोदी सरकार की जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले बेकार हैं, जिससे भारत की जनता के जीवन स्तर को पूरी तरह बदल दिया है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया करिएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आप देखिए लाल सागर की बात हो रही है। यहाँ देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है। तो अभी परेशानी क्या है यहाँ कि जर्मनी के प्रसिद्ध सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वान क्लॉडविट्ज ने ठीक ही कहा था कि राजनीति वह गर्भाशय है जिसमें युद्ध विकसित होते हैं। लाल सागर में हाउती और पश्चिमी ताकतों के बीच छिड़ी जंग में यह बात बहुत हद तक सही दिखती है। थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों को।
सहूलियत होगी पढ़ने में। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम एशिया की राजनीति को अपने चश्मे से देखते हैं। वहीं यहाँ की कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका और इजराइल के संदर्भ में प्रतिशोध और प्रतिरोध का कठोर नजरिया रखती हैं। इसी रस्साकसी में सबसे गरीब अरब देश यमन के हाउती लड़ाकों ने लाल सागर के क्षेत्र में गंभीर अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने सहयोगियों सहित हाउती ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक की है। उत्तरी यमन के 13 जगहों पर 36 हाउती ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन का ये हमला सिद्ध करता है कि समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों और इजराइल को सबक सिखाने की सोच से काम करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ ही दिनों पहले ईरान और सीरिया में 7 स्थानों पर 85 हाउती ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और साफ कर दिया है कि ईरान और सीरिया की धरती पर हाउती लड़ाकों का मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ईरान और सीरिया यदि हाउती लड़ाकों को अपनी धरती पर सहयोग या समर्थन देते हैं तो उन्हें भी इसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। और अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हाउती के विरोध किए गए ताज़ा हमले में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड ने अपना सहयोग दिया है और इन देशों ने खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक्स के मामले में सहयोग किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में महाशक्तियों ईरान, लेबनान जैसी क्षेत्रीय ताकतों और खासकर हाउती लड़ाकों को यह समझना जरूरी है कि इजराइल के द्वारा हमास और गाजा पट्टी के खिलाफ कार्रवाई का जो जवाब लाल सागर में दिया जा रहा है वह सही तरीका नहीं है। वह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है और इससे शक्ति ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दो देशों के बीच शत्रुता के चलते होने वाला युद्ध थोड़े ही समय में वैश्विक राजनीति को नए मोड़ देने लगता है। भारत की रक्षा मंत्रालय का निर्णय मालवाहक जहाज़ों पर होने वाले हमले को रोकने और समुद्री लुटेरों पर लगाम को लेकर भारत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी और सोमालिया तक भारतीय नौसेना की तैनाती का प्लान बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है और इसमें मालवाहक जहाज़ों के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना की यूनिट्स को जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ ही उत्तर और मध्य अरब सागर में भी तैनात किया जा रहा है। नौसेना हमलों में शामिल सूत्रों और भागीदारों की पहचान करने के लिए सहयोगी देशों के साथ सूचना साझा कर रही है। नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलदस्यु रोधी गश्त के लिए 2008 से अपनी यूनिट्स को तैनात किया था और कुल आप देखिए 3,440 जहाज़ों और 25,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत पहले भी अदन की खाड़ी में PI-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात कर चुका है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री डकैती, पायरेसी और वाणिज्यिक समुद्री जहाज़ों पर होने वाली ईरान समर्थित हाउती के हमलों को रोकना है। इसके लिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर ईरान को साथ रख के करना होगा। एक तरह से ईरान के आर्थिक लाभ भारत से जुड़े हैं। दोनों चाबहार पोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से जुड़े हैं। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि ये बातें सैद्धांतिक लग सकती हैं, लेकिन जब भी कोई क्षेत्रीय संघर्ष समाधान करना होता है तो हर प्रकार के रास्तों को तलाश करना होता है और उनकी अपनी संभावनाएं भी होती हैं। हाउती का उद्देश्य क्या है? तो हाउती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। पिछली सदी के अंतिम दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया गया था और उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर रख पड़ा है। वे स्वयं को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हाउती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो और इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। हाउती स्वयं को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरुद्ध ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। हाउती विद्रोही लेबनान के सशक्त शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के अनुसार हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हाउती स्वयं को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। हाउती उत्तरी यमन में सऊदी अरब द्वारा सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है और यमन के सलाफियों का सऊदी अरब से मजबूत लिंक भी रहा है। हाउती शिया हमेशा सऊदी अरब के इस आयाम से शंका से भरे रहे हैं कि सऊदी सत्ता परिवर्तन में भी राजनीति कर सकता है। हाउती जैदी शिया मुस्लिम जो देश की आबादी का 35% है, अपने देश में सऊदी अरब
कि सलाफी प्रभुत्व और अत्याचार की आशंकाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए हाउती आंदोलन पिछली सदी के अंतिम दशक में एक कल्चरल रिवाइवलिस्ट आंदोलन के रूप में धार्मिक शुद्धता के लिए उभरा है। और कालांतर में आप देखेंगे कि हाउती को ईरान का साथ मिला है। ईरान पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि हाउती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। यमन की अधिक आबादी हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण में रहती है, और उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हाउती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया था, और जिसका उपयोग 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हाउती विद्रोहियों को कोई मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया। हाउती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके हैं और उन्हें यूएई को भी निशाना बनाया है। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना। लेकिन ईरान पर इन सभी आरोपों को खारिज करता है ईरान। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अपनी शक्तियों के दम पर हाउती विद्रोही लाल सागर के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। यहाँ जहाज़ों को निशाना बनाना आसान होता है। दुनिया भर के तेल व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए ही आता जाता है। इसलिए हाउती विद्रोही इन जहाज़ों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं, और इसके जरिए वे पूरी दुनिया और खासकर आप देखिए सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है। हाउती विद्रोही सऊदी अरब से और छूट चाहते हैं। हमलों के जरिए वे यह जताना चाहते हैं कि वे कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिस कारण सऊदी अरब पर और दबाव आएगा। वहीं इजराइल के जहाज़ों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि हाउती स्वयं को हमास का समर्थक बताते हैं, और ऐसे में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वे अपनी दोस्ती भी दर्शाना चाहते हैं। भारतीय नौसेना की बढ़ती धमक, ये भी देख लीजिए। भारतीय नौसेना ने एक और बाहुबली योद्धा शामिल हो गया है, जिसके बाद भारत की नौसैनिक ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के पहले सर्विलांस जहाज INS संध्याय को समुद्र में भारत का गूगल मैप बताया गया है। भारत का यह सर्वेक्षण जहाज समुद्र में भारतीय नौसेना की यात्रा को आसान तथा और ज़्यादा आरामदायक बनाने में भूमिका निभाएगा। वह समुद्र में गूगल मैप की भांति कार्य भी करेगा। INS संध्याय भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है जो इसे उपयोगी बनाते हैं। इसमें लगाए मल्टी बीम इको साउंडर्स समुद्र तल की गहराई का सटीक चित्रण प्रदान करते हैं, जबकि उपग्रह आधारित पोजीशनिंग सिस्टम जहाज की सटीक स्थिति निर्धारित करते हैं। साइड स्कैन सोनार समुद्र तल की सतह और नीचे की वस्तुओं का पता लगाते हैं। INS संध्याय आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का एक वास्तविक प्रमाण है। समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने और खतरों का पता लगाने में यह भूमिका निभाएगा, और जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और चीन तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के बढ़ते समुद्री दबाव का सामना करने और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी नौसेना के बेड़े में कई नए युद्धपोत सबमरीन विमान इत्यादि शामिल किए हैं, जिनमें विमान वाहक पोत INS विक्रांत, स्वदेशी पनडुब्बियां, उन्नत मिसाइल विध्वंस और फ्रीगेट्स शामिल हैं। नौसेना के बेड़े में इनकी उपस्थिति से भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अब एक शक्तिशाली और सक्षम बल है। तो ये पढ़ा करिएगा आर्टिकल, समझ रहे हो। ये आदमी की गिरगिट हो जाना, खरी खरी ये तंज कसा जाता है। निकल पड़ी गारंटी की यात्रा रायपुर में। यह किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव राय। बेसहारा गौवंश की समस्या, बेसहारा पशुओं विशेष रूप से गौवंश की अस्मिता कायम रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में एक समर्पित मंत्रालय और राष्ट्रीय गौ सेवा नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि भली राजनीति होती रहती है, गाय के नाम पर वोट भी पड़ते रहते हैं, लेकिन गायों की हालत बहुत बुरी बनी हुई है। इसे भी देख लेते हैं। भारत में आज लाखों की संख्या में बेसहारा पशु घूम रहे हैं। वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन गणना के बाद भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी।
और जिसमें 50.21 लाख पशुओं को बेसहारा माना था। राजस्थान 12.72 लाख पशुओं के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 11.84 लाख पशु बेसहारा। सड़कों से लेकर खेत खलिहान तक इनका कोई भी पुरसा हाल नहीं है और इनके पेट में प्लास्टिक का कचरा जमा होने की समस्या विकराल होती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार गौरक्षण के लिए काम करती प्रतीत होती है। प्रदेश के सभी जिलों में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। ग्राम समाज की जमीन पर छोटी गौशालाएं भी बनाई गई हैं। इसके साथ गौपालन करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए प्रति गाय 50 रुपये प्रति दिन का प्रावधान भी किया गया है। 3 गाय पालने वाले किसान को योजना के तहत 4500 रुपये मासिक मिलते हैं। सरकार ने गायों के लिए अभयारण्य बनाना शुरू किया है। इन सभी प्रयासों के बावजूद बेसहारा गायों की समस्या विकराल होती जा रही है। गौकसी एक गौरक्षा समर्थकों की राजनीति के पासे में फंसी बेचारी गाय को और पिसने से कौन व कैसे रोक सकेगा? इस सवाल का जवाब सरकार और समाज को मिलकर ही खोजना होगा। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता की शर्त का पालन करने हेतु गौवंश के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इससे आस्थावान बहुसंख्यक समाज आहत हुआ। अयोध्या में श्री राम की पुनर्स्थापना से जिस नए युग का परिवर्तन हुआ, इस अन्याय के प्रति समझदारी युक्ति प्रयास भी इसी युग में संभव होगा। राम और कृष्ण की भूमि पर गंगा और यमुना जैसी नदियां पवित्रता का प्रतीक रही हैं। गौचर भूमि पर गौवंश निर्भीक विचरण करता रहा है। मुगलों के शासनकाल में गौकसी का संकट शुरू हो गया और अंग्रेजों के काल में यह समस्या विकराल रूप धारण करती गई। आज़ादी के बाद पहली बार 19 नवंबर 1947 को पशु रक्षण और संवर्धन कमेटी बनाई गई। तभी से गौसेवा के नाम पर गौरक्षा का राजनीतिक कार्यक्रम जारी है। फिर श्वेत क्रांति के युग में कत्ल खाना तक पहुंचने से चूक गई देसी गायों के लिए नस्ल का संकट खड़ा हो गया। कुदरत से गौवंश को जो कुछ भी मिला, क्या आज इनमें से कुछ भी शेष रह गया है? गौपालक कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के युग में ही नहीं अपितु आधुनिक भारत में भी जल स्रोत और गौचर भूमि मानवीय बसावट के अभिन्न अंग रहे हैं। 21वीं सदी के आरंभ में ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार धर्मपाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पशु आयोग गठित करती है। हालांकि नौकरशाही के रवैये से क्षुब्ध होकर उन्होंने इस जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त करना ही उचित समझा और इस कड़ी में 19 जुलाई 2002 को लिखी उनकी एक टिप्पणी आयोग की रिपोर्ट में शामिल है। इस संकट के निवारण में कौन कैसे का सम्यक उत्तर इसमें मिलता है। केंद्र और राज्यों की सरकारों को इस पर विचार करना होगा। इसके बिना संकट का निवारण संभव नहीं है। औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित सरकार के कोप का शिकार होती रही है। गौवंश के लिए सहकारिता मंत्रालय की तरफ विशेष मंत्रालय गठित करना चाहिए। गाय की सुरक्षा और संवर्धन के लिए इसे पशुपालन विभाग से अलग करना उचित रहेगा। गौरक्षा की विपत्ति के इस दौर में गौसेवा का कार्य सुनिश्चित नहीं हो सका। कम से कम 100 दिन के रोजगार वाली मनरेगा योजना को आज गौ सेवकों तक पहुंचाने से स्थिति बदल सकती है। आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने वाली सरकार इसे शीघ्र ही लागू कर सफलता अर्जित करे। गौ संरक्षण और संवर्धन के केंद्रीय कानून राज्य कानूनों में अनेक प्रकार के भ्रम और अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है और इसलिए स्पष्ट राष्ट्रीय गौसेवा नीति बनाने की भी जरूरत है। इस समस्या के निवारण हेतु एक सक्षम राष्ट्रीय आयोग गठित करना कारगर होगा। केंद्र और राज्यों में सक्रिय गौ सेवा आयोग भी इस काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। बेसहारा गायों के बिरकालाल होते संकट को दूर करने के लिए गौ संरक्षण अभ्यारण्य को आज गौचर के तौर पर आप देखिए परिभाषित करने की आवश्यकता है। नदी किनारे की जमीन खादर की ही सही मायनों में आप देखिए गौवंश का प्राकृतिक आवास रहा है। रामराज का आधार इन मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता की मांग करती रहेगी। इन सभी सूत्रों को साधने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय गौसेवा नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पार्ट है। अब आपका कोई सुझाव है मेरे लिए, सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।